Sitaram, Gangaram and Rajaram are partners sharing profit and losses in the ratio 4:2:3. On 1st April 2019, they agreed to dissolve the partnership form and the balance sheet as follows. कैपिटल में सीताराम, गंगाराम, राजाराम, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन फ्रॉम तुकाराम. तुकाराम हमारा आउटसाइडर है क्योंकि वो हमारे पार्टनर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो आउटसाइडर है. आउटसाइडर है तो रियलाइजेशन में आएगा. सेंट्रल क्रेडिटर बिल्स पेबल रियलाइजेशन में. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, ये सब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आ जाएंगे. और कैश इन एंड कैश एट बैंक अकाउंट में आ जाएगा. The asset realized building, machinery, furniture, investment, bill receivable, debtors, all the liability were paid off. The cost of realization expenses 800. इतना तो सब कुछ सही है, इतने एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि आराम से ट्रांसफर करना है. ट्रांसफर करने के बाद आपको सेट ऑफ, रियलाइजेशन सब कुछ बोला है, इतने में आपको आराम से 7 या 8 नंबर मिलना चाहिए. लेकिन एक लाइन ऐड कर दिया उसने, राजाराम बिकम बैंकरप्ट, यानी वो हो गया बर्बाद. He is not able to make the payment. So, and only 1100 was recovered from his estate. यानी उससे सिर्फ 1100 रुपया ही मिल सकता है. यानी राजाराम हमारा एक पार्टनर है और वो पार्टनर हो गया है बर्बाद. यानी 3 में से सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है. 3 में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान देने का, बाकी सारी चीजें आपकी क्या रहेगी, सेम. क्लियर. पहला चीज देखो, लायबिलिटी में देखो कैपिटल अकाउंट दिया है, तो पहले कहाँ डालने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन. सीताराम कितना है, 65,000. गंगाराम 45,000 एंड राजाराम 7,000. उसके बाद रिजर्व फंड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में ही आता है वो रिजर्व फंड. आपको अमाउंट कितना दिया है वहां पर, 18,000. ध्यान दो, रिजर्व फंड के लिए 18,000. 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो इसका था 2,000 आ गया. मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो पहले वाले का आएगा 8,000, सेकंड वाले का आएगा 4,000, थर्ड वाले का आएगा 6,000. मालूम पड़ गया. अब नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,400. उसी तरीके का सम यहां पर भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया 5,400 डिवाइडेड बाय 9, तो 600 आ गया. मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 6 4 = 24, 6 2 = 12, 6 3 = 18. तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रांसफर हो गया. नेक्स्ट, लोन फ्रॉम तुकाराम, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल. तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय लायबिलिटीज, बाय लायबिलिटीज. तो पहले तुकाराम्स लोन या लोन फ्रॉम तुकाराम चलेगा, ऐसा लिखोगे तो भी 10,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 एंड लास्ट बिल्स पेबल 4,000. बिल्स पेबल 4,000, तो टोटल होगा 26,000. 26,000. क्लियर. 600 भी है. ओके. नेक्स्ट असेट साइड में आता है, तो जितने भी असेट दिए आपका डेबिट में लिखना है. 2 असेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी. बिल्डिंग का वैल्यू दिया 55,000, मशीनरी का 25,000. उसके बाद फर्नीचर 12,000, फर्नीचर 12,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट 15,000. नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 3,500, बिल्स रिसीवेबल 3,500. सन्ड्री डेटर्स 21,000. स्टॉक 28,000. स्टॉक 28. फिलहाल हम लोग सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं. और उसके बाद कैश एट बैंक और कैश इन हैंड बोला है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में आप लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन.
और उसके बाद जो कैश वाला पार्ट है वो कैश आप डेबिट में लिखोगे टू कैश करके, क्योंकि हमने बोला है बैंक अकाउंट बना रहे, तो बैंक अकाउंट में हम लोग लिख दिया बैंक का बैलेंस, और जो कैश वाला पार्ट है उसको टू कैश करके आपको यहाँ पर शोकेस करना है 5,500। कोई तकलीफ? अब यहाँ पर इसका टोटल कर लो, कितना आता है? 1,59,500। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया, देखो द असेट रियलाइज। अब असेट में कौन कौन सा असेट है, देखो बिल्डिंग, छोटा सा टिक मार्क कर लेता, मुझे पता चलेगा कौन सा असेट बच गया या नहीं बचा। मशीनरी फर्नीचर, तो मशीनरी फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर। स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं है, ओके। फिर ऑल द लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ, सारी की सारी लायबिलिटी, मतलब 3 लायबिलिटी, तीनों के तीनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, पेड ऑफ कर दिया, कोई तकलीफ नहीं। द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज 800, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। अब बचा क्या, खाली स्टॉक, एक लौता ऐसा आइटम बचा जो स्टॉक। तो हम लोग स्टॉक के बारे में 2 अजम्पशन कर सकते हैं, या तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 समझो, पहला अजम्पशन वही रहेगा, या तो आप स्टॉक को टेकन ओवर कर दो, या तो स्टॉक को आप सोल्ड ऑफ कर दो। अगर रियलाइजेशन बोलता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में देना चाहिए था वैल्यू, या तो हम लोग क्या यहाँ पर अजम्पशन करेंगे कि स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू 0 है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू इसकी 0 है तो उसका कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक को टेकन ओवर समझा है तो टेकन ओवर के हिसाब से करने का, इट इज बेस्ड ऑन योर कंप्लीटली अजम्पशन के ऊपर है, इसलिए आपको यहाँ पर नोट जरूर लिखना है। फिर मैंने बताया जब आपको कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वहां पर आपको नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, इट इज अज्यूम्ड दैट स्टॉक रियलाइजेबल वैल्यू इज नील, यानी स्टॉक की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो क्या है, नील मतलब 0। अगर दिया ही नहीं है तो उसका हम लोग ने अजम्पशन लिया कि स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि अगर स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू 0 लेते तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको टेकन ओवर समझते हो तो आपको तीनों पार्टनर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर अजम्पशन, आपको कैसा अजम्पशन करना है। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल रियलाइजेबल वैल्यू क्या समझते हैं, 0 है, ओके। सबसे पहले असेट रियलाइज बोला है, तो असेट आपका डेबिट में आता है तो उसका रियलाइजेशन कहां पर आएगा, क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट। अब चेक करते हैं कौन कौन से एसेट्स है, तो पहले जितने एसेट्स है सबको लिख दो, पहले सबको लिख दो ताकि पता चलेगा कोई एसेट छूटना नहीं चाहिए। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपका आएगा बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक। अब बोलोगे सर स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू, तो हमने उसको नील कंसीडर किया है अजम्पशन बेस, तो स्टॉक लिख के सीधा नील कर दो, तो आपके दिमाग में बार बार कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि स्टॉक लिया है कि नहीं लिया है। अब यहाँ पर देखो आपको बिल्डिंग बोला है 46,750, मशीनरी 18,550, उसके बाद फर्नीचर 9,600, इन्वेस्टमेंट 10,650, बिल्स रिसीवेबल 20,750। बट वहां पर देखो बिल रिसीवेबल का और डेटर्स दोनों का वैल्यू वही बोला है, तो इसका मतलब दोनों का कंबाइंड टोटल 20,750 है, समझा। तो हम लोगों को दोनों में बार बार लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का कंबाइंड वैल्यू वही है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं लेने का। ऑल दी लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ, सारी की सारी लायबिलिटी हम पे ऑफ कर रहे हैं, तो पे ऑफ कहां से करेंगे हम लोग, बैंक। लायबिलिटी आपका कहां आता है, क्रेडिट, तो पे ऑफ कहां आएगा, डेबिट। तो वहां पर ऐसा बोला है कि कितने में पे ऑफ किया है, नहीं, तो हम लोगों को जो तुकाराम का लोन 10,000 दिख रहा है पूरा का पूरा लिखो। आपका जो क्रेडिटर का वैल्यू दिख रहा है 12,000 वो भी एज इट इज आ जाएगा, और जो आपको बिल्स पेबल का वैल्यू दिख रहा है वो भी पूरा ऐसा वैसा का वैसे ही आएगा, मतलब देयर इज नो एनी चेंजेस, ठीक है। चलो टेक द टोटल ऑफ दिस, आपको यहाँ पर टोटल 26,600 ही मिलेगा। बट अगर आप बैंक का टोटल करो यहाँ पर तो आपको कितना मिलता है, देखो 0 0 20 कैरी 2 9 + 5 14 20 26 1,06,300। तकलीफ
क्या इसका सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा? यस। कैसे करोगे? रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट है 1,59,500। ओके सॉरी 26,600 ना। और सेम रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम है तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है आपको? पोस्टिंग प्रॉपर करनी है। अगर आप पोस्टिंग प्रॉपर करते तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतना तो आप पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, यानी सब में अभी तक कोई भी चेंजेस आया नहीं है। इसके अलावा राजाराम द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वो भी कहां से पे करना है आपको? बैंक के थ्रू। ब्रैकेट में खाली लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस खाली मेंशन करना है। वो भी कितना? 800। सेम इफेक्ट आएगा। रियलाइजेशन के डेबिट में अगर बैंक का नाम आए तो बैंक के क्रेडिट में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन। यानी अभी तक क्वेश्चन में ऐसा लगा नहीं कि हम लोग इंसॉल्वेंसी का सम कर रहे हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का सम अभी चालू भी नहीं हुआ, अब तक सिर्फ हम लोग नॉर्मल जैसा सम कर रहे हैं। यानी अगर वो इंसॉल्वेंसी का सम का सेंटेंस नहीं देता तो हमारा सम रेडी हो गया था। लेकिन अब इसके बाद एक सम बोला है कि राजाराम बिकम इंसॉल्वेंट, वो हो गया बैंक करप्ट, वो हो गया इंसॉल्वेंट। अच्छा, इंसॉल्वेंट होने के बाद सिर्फ 1100 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1100 मिल रहा है। तो पहला चीज इंसॉल्वेंसी हो चुकी है और जितना पैसा रिकवर हुआ पहले देखने का कि जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है, ध्यान देने का कैसे सॉल्व करना है। पहले जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है, जिसका नाम क्या है? राजाराम। क्वेश्चन में क्या दिया है? राजाराम इंसॉल्वेंट हो गया। अब राजाराम इंसॉल्वेंट हो चुका है तो क्या इससे किसी तरीके का रिकवरी हो रहा है? अगर रिकवरी हो रही है या तो रिकवरी नहीं होगी। तो आपको रिकवरी हो रही है तो रिकवरी मतलब पैसा आ रहा है, रिकवरी आ रही है मतलब पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा तो एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम। अगर सीताराम इंसॉल्वेंट होता तो सीताराम का नाम आता था, गंगाराम इंसॉल्वेंट होता तो गंगाराम का नाम आता था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम कितना आ रहा है? 1100 रुपया। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो टू राजाराम कैपिटल अकाउंट, राजाराम कैपिटल अकाउंट 1100। बैंक के डेबिट में राजाराम लिखा तो राजाराम के क्रेडिट में क्या आएगा? बाय बैंक। तकलीफ, राजाराम कॉलम में 1100 रुपया हो गया। अब रिकवरी हो गई, अगर रिकवरी नहीं होती तो एंट्री भी नहीं आती, सिंपल बात। राजाराम इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या करना है? रिकवरी हो गई तो ठीक है, आ गया। सेकेंड स्टेप आपको निकालना रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। क्या बोला मैंने? रियलाइजेशन का आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, क्या ये चीज हमारे लिए नहीं है? नहीं, हम लोग पहले भी यही करते थे। हर रियलाइजेशन अकाउंट टैली करते थे और टैली करने के बाद या तो प्रॉफिट होता था या तो लॉस। तो सबसे पहले वही चीज यहां पर भी करो। तो कौन सा साइड आपको बड़ा लग रहा है? मेरे हिसाब से डेबिट वाला बड़ा लग रहा है ना? 1,59,000 प्लस 26 165 185 186 100 186 900 186 900 186 900। उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो, क्रेडिट का अमाउंट माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा बताओ? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये वाला हिस्सा हम लोग पहले भी करते थे, तो ऐसा नहीं कि ये सब में कुछ नया आ गया, अभी तक कुछ भी नया फील हुआ ही नहीं। तो इसका पार्टनर का नाम लिखो, सीताराम, गंगाराम और राजाराम। 2 2 1। सबसे पहले कितना आया? डिफरेंस आ गया 54। अब रेशियो लेना है 4 2 और 3 का, 4 2 3 का। 4 + 2 + 3 कितना हो गया? 9। तो 9 से डिवाइड करेगा तो 54,000 डिवाइडेड बाय 9, मान लो यही हो गया। एक जीरो बढ़ जाएगा 6,000
6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तकलीफ? ये क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। पहले वाले का 24, सेकेंड वाले का 12, थर्ड वाले का 18। अभी तक कुछ भी आया ही नहीं, ये तो हम पहले भी करते थे। यहां से आपका मेन सीक्वेंस चालू होगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो कैसे? जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब उससे ना तो पैसा हम लोग ले सकते हैं, ना ही उसको पैसा दे सकते हैं। मतलब राजा राम हिसाब किताब करने का, उससे या तो पैसा लेने की नौबत होती है या तो पैसा देने की नौबत होती है। लेकिन ये बंदा पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब बर्बाद हो गया है। तो बिजनेस बंद करने के टाइम पर ना तो उसको कुछ पैसा देंगे, ना ही उससे पैसा लेंगे, क्योंकि जो लेना था वो पहले ले चुके हम लोग। तो हम क्या करेंगे? जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, पहले उसका अकाउंट क्लोज करने का। हमेशा क्या करते थे? लाइन से करते थे। यहाँ पर इस बार लाइन से नहीं करेंगे। जो पार्टनर पहले इंसॉल्वेंट हुआ है उसका अकाउंट पहले क्लोज करने का। यानी जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है पहले उसका अकाउंट क्या करो? क्लोज, बंद करो। मतलब कौन सा साइड बढ़ा? देखो 18,000 इधर बढ़ा है और इसका टोटल करो कितना था? 13, 14, 15, 5900 आ रहा है। तो इसका मतलब डेबिट बढ़ा है, इधर भी डेबिट बढ़ा है। अब मेरे को बेटा बताओ, इसमें 5900 आया था, तो 18,000 में से 5900 गया, तो बचा कितना? चेक करो, राइट है कि रॉन्ग है? राइट है पक्का। 2100 आ रहा है। अच्छा सर आपने इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। सिंपल। अब जो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, अकाउंट क्लोज करने के बाद कितना मिल रहा है उसका? 2100। अच्छा ये डिफरेंस यहां पर भी आता तो भी मैं वही करता, ये डिफरेंस यहां पर आया तो भी मैं वही करूंगा। समझा? क्योंकि ये पार्टनर कौन हो गया? इंसॉल्वेंट, बंद हो रहा है। तो इस राजा राम के हिस्से का जो भी प्रॉफिट होगा, राजा राम के हिस्से का जो भी लॉस होगा, आज के बाद ये दोनों एंजॉय करेंगे। समझा? तो इसका मतलब 2100। बाकी के पार्टनर कौन है? सीताराम और गंगाराम। रेशियो क्या? 4 और 2, दो के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2 2 जा, छोटा करना है तो 2:1, यानी सीताराम और गंगाराम दो पार्टनर हो गए, 2:1। अरे हाँ है ना? रेशियो समझा? अब 2 + 1 कितना होता है? 3। तो 2100 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 700। तो इसका मतलब 1400 सीताराम का आ जाएगा और गंगाराम का आ जाएगा 700। कोई तकलीफ? वापस बोल रहा हूं, हमने किसका अकाउंट क्लोज किया? राजा राम। राजा राम का अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी अमाउंट आया वो बाकी के दोनों पार्टनर में बांटो, बाकी के दोनों पार्टनर में बांट देने का। ठीक है? बाकी के दोनों पार्टनर में बांटने पर एक का अमाउंट 1400 आया, एक का अमाउंट 700। मैंने यही 2100 को 2 हिस्से में बांट दिया। ये 1400 किसको जाएगा? सीताराम को जाएगा। तो सीताराम कैपिटल अकाउंट और गंगाराम कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ? पहला हो गया, फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब राजा राम के क्रेडिट में सीताराम और गंगाराम का नाम आया, तो सीताराम के डेबिट में, गंगाराम के डेबिट में किसका नाम आएगा? राजा राम कैपिटल अकाउंट। किसका? 1400 रुपया सीताराम का, 700 रुपया गंगाराम का। तकलीफ? हो गया। यही इंसॉल्वेंसी का एडजस्टमेंट था। बस सबसे पहले क्या करने का? इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उस इंसॉल्वेंट पार्टनर से रिकवरी हो रही है क्या? अगर हो रही है तो एंट्री पास करो, नहीं हो रही है तो छोड़ दो। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, जैसा हम लोग करते थे। लास्ट में जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है सबसे पहले उसका अकाउंट क्लोज करने का, सबसे पहले उसका अकाउंट क्लोज करने का। क्लोज करने का जो भी अमाउंट आएगा वो बाकी के दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बाकी के दोनों पार्टनर में क्या करने का? डिस्ट्रीब्यूट करा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो दोनों पार्टनर का नाम आ जाएगा। अच्छा यहाँ क्रेडिट तो उसी अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा उन लोगों का नाम। बस फर्क क्या है? यहाँ पे राजा राम केस में दोनों का नाम आया और यहाँ पे ये दोनों केस में राजा राम का नाम आएगा अमाउंट के साथ। अब टैली करने का टाइम है, तो यहां पर देखो टोटल करोगे 65 + 8 73, 75 400 और यहां पर 45 49 50,200।
सेम टोटल आप यहाँ पर लिखो 75,400 और 50,200। उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करो तो आपको मिलेगा टू बैंक अकाउंट, यानी सिर्फ राजाराम को फर्क पड़ेगा, बाकी दोनों अपना अकाउंट क्लोज करके पैसा घर पे लेके जाएंगे। तो 75 में से ये दोनों माइनस करो, कितना आएगा 51 4 51 में से ये गया तो कितना आएगा 50,000 50 है ना। इधर भी देखो सेम 0 0 7 5 12 से लगा 1 13 तो इधर आएगा 37,500। चेक करो बरोबर है क्या, पक्का श्योर। अभी क्या करने का, ये डेबिट में, सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जा लिखो बाय सीताराम कैपिटल अकाउंट, सीताराम कैपिटल अकाउंट और बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट। सीताराम का अमाउंट 50,000 आ गया और जो गंगाराम है उसका अमाउंट आएगा 37,500। टेक द टोटल ऑफ दिस, दोनों साइड आपका टैली होना चाहिए। चेक करो टोटल 1,06,5 1 11 1 13 14 1,14,900। चेक करो राइट है क्या। और क्रेडिट साइड का देखो 009 कैरी 1 27 77 77 1,14,000 ही आ रहा है। तो दोनों साइड टैली हो गया, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया राइट। इस सम के अंदर कुछ भी वैरायटी पहले जैसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा सम को, सम में कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ा एक्सेप्ट इंसॉल्वेंसी वाला। आप पहले भी ट्रांसफर करते थे, आज भी ट्रांसफर करोगे। आप पहले भी रियलाइज करते थे, आज भी रियलाइज करना है। आप पहले भी पेड ऑफ करते थे, आज भी पेड ऑफ करना है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, आप पहले भी क्लोज करते थे, लॉस निकालते थे, प्रॉफिट, वो भी सिर्फ यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से समय जो पार्टनर पहले इंसॉल्वेंट हुआ है उसी को क्लोज करने का, उसका जो पैसा बचेगा वो दोनों पार्टनर में क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। डिस्ट्रीब्यूट करके आपको टैली करना है उसके बाद, समझा। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी वाले पार्टनर का अकाउंट सबसे पहले क्लोज करना है। कब करोगे, जब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकल आएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सम रहेगा वो भी इसी तरीके का तो करेंगे। क्लियर।